आज सभी लोग ध्यान देंगे। क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट पेपर का ये नया लेसन आज हम शुरू करने जा रहे हैं और वह है ऋजरेखीय पथ पर गति, जिसमें पहली हेडिंग होगी विराम एवं गति। उसके बाद हम बताएंगे गति एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। उसके बाद हम बताएंगे तुम लोगों को इस लेसन में अगली हेडिंग, ध्यान दीजिएगा। ये नया लेसन है ऋजुरेखीय पथ पर गति। ऋजुरेखीय पथ पर गति, मोशन along a straight लाइन पथ। ये क्लास 11th फिजिक्स है, ध्यान देना। क्लास 11th फिजिक्स। इसमें ध्यान देंगे भी ये विराम एवं गति क्या है। विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन, ध्यान देना। ध्यान दो, विराम का मतलब स्पष्ट परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान देंगे। ये प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं, हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं गति अवस्था में रहती हैं, कुछ विराम अवस्था में रहती है। तो विराम का मतलब क्या? कोई ऐसी वस्तु जिसकी स्थिति अन्य वस्तुओं के सापेक्ष यदि वो विरामावस्था में है, मतलब उसमें गति नहीं है, मोशन नहीं है। कहने का मतलब किसी वस्तु की स्थिति में अन्य वस्तुओं के सापेक्ष यदि परिवर्तन होता है, तब वो वस्तु कहा जाएगा कि वो गतिशील है। यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अब कहा जाएगा कि वो वस्तु क्या है, विरामावस्था में है। जैसे हम देखते हैं प्रकृति में कुछ घटनाओं को, जिसमें अध्ययन करने पर पता चलता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अन्य वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति में समय के साथ साथ हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन होता है मतलब मोशन, परिवर्तन नहीं होता है इसका मतलब कि वह कहलाता है विराम। लेकिन हम देखते हैं जैसे मान लो कोई स्टॉप वॉच है, तो स्टॉप वॉच में हम उसको ऑन करते हैं, तो ऑन करेंगे तो वो विराम घड़ी की जो सुई होती है वो चलना शुरू कर देती है। तो उसमें हम देखते हैं जो संकेतक बने होते हैं, संकेत सिंबल, तो उसके सापेक्ष उसमें विस्थापन मतलब परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब कोई ना कोई परिवर्तन हो समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में, तो वो कहलाएगा मोशन। यदि परिवर्तन न हो तब कहा जाएगा कि वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। जैसे ध्यान देंगे ये जो विराम एवं गति, तो विराम का मतलब अन्य वस्तुओं के सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन हो। कहने का मतलब कोई एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन अन्य वस्तुओं के सापेक्ष प्रकृति में न हो, तो ये कहा जाएगा कि वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। और यदि परिवर्तन होता है तब कहा जाएगा कि वस्तु क्या है, गति है, अवस्था में। तो मोशन जो होता है वस्तुओं में, मोशन गति तीन तरह से बताएंगे। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति हम बताएंगे। तो एग्जाम्पल के साथ इस गति को देखेंगे। एक विमीय गति मतलब डायमेंशनल जो होता है मोशन, वो क्या होता है, डायमेंशन मोशन। तो एक विमीय गति, एक विमीय गति, एक विमीय गति मतलब वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशनल ये मोशन क्या होता है, ध्यान देना। वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। कहने का मतलब ध्यान देना, जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा पर गति करती है, चाहे वह अनंत हो चाहे सीधी सरल रेखा हो, मतलब दिशा एक,
तो कहने का मतलब दिशा एक हो, मतलब अदिश की ही बात करेंगे उसमें। ये एक विमीय में जितनी गतियां होती हैं सब अदिश राशियां होती हैं, ध्यान देना। जैसे कोई वस्तु एक्स एक्स की दिशा में चले, चाहे वाई एक्स की दिशा में चले और चाहे जेड एक्स की दिशा में चले, केवल एक दिशा में चले तो उस गति को कहेंगे एक विमीय गति। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ध्यान देना, सीधी सड़क पर कोई व्यक्ति चलता है, चाहे कोई आनत पर चलता है, तो उसकी गति कहलाता है एक विमीय गति। बात आती है द्विविमीय गति की, तो द्विविमीय गति ध्यान देंगे। द्विविमीय गति, द्विविमीय जो गति होती है, मोशन जो होता है द्विविमीय, द्विविमीय गति। तो द्विविमीय जो गति होता है टू डायमेंशनल, ध्यान देंगे, मोशन, टू डायमेंशनल जो मोशन होता है, इसका एग्जाम्पल ध्यान देना। एग्जाम्पल में भी हम बता रहे थे एक आनत पर वस्तु की गति, एक आनत पर वस्तु की गति। अब इसमें देखेंगे द्विविमीय गति, तो द्विविमीय गति का मतलब ध्यान देंगे, यदि वस्तु, विशेष ध्यान देना, ये तो वस्तु है, ये है एक्स एक्स, ये है वाई, ये वाई एक्स, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्स, और ये है जेड एक्स। तो ये वस्तु ध्यान देंगे एक्स वाई तल, चाहे वाई जेड तल या जेड एक्स तल में गति करे, तो ये कहलाएगा द्विविमीय गति। कहने का मतलब यदि कोई गतिमान वस्तु एक्स वाई तल या वाई जेड मतलब जेड एक्स, कहने का मतलब दो दिशाओं में गति करे, तो उसको कहा जाएगा द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल स्पीड मोशन। इसमें एग्जाम्पल के रूप में बताया जाता है, ध्यान देना, एग्जाम्पल के रूप में, तो ये प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है, प्रक्षेप गति भी इसका एग्जाम्पल है, और ये वृत्तीय गति, ध्यान देना, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति है वह है द्विविमीय गति का एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब ऐसी गति जिसमें, ध्यान देना, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल के अनुदिश पिंड जब गति करता है, चाहे कोई वस्तु गति करती है, तो उस गति को कहा जाता है टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल ध्यान देना, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति का दिया गया। इसके बाद ध्यान देना त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति ध्यान देंगे, त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या है, मतलब ये थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन जो त्रिविमीय गति है, ध्यान देंगे। त्रिविमीय गति का मतलब ऐसी गति जो वाई एक्स, जेड एक्स और एक्स एक्स तीनों अक्षों के अनुदिश होती है, ऐसी गति कहलाती है त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जाम्पल ध्यान देना, एक्स वाई जेड तल में जब गति होती है तो त्रिविमीय गति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान देना, एक बंद बर्तन में भरी गैस की अणु, बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति ध्यान देंगे, गैस के अणुओं की गति ये है, अथवा आकाश में उड़ती हुई पक्षी, सब ये क्या है, वो 3D है। 3D का मतलब तीन दिशाओं में गति होती है। तो इस तरह से मोशन बताया गया, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे, ये रहा मोशन। अब हम बताना चाहेंगे तुम लोगों को दूरी और विस्थापन। दूरी विस्थापन के बाद हम बताएंगे चाल और वेग। चाल में भी तुम लोगों को बताएंगे असमान चाल, एक समान चाल। वेग में भी बताया जाएगा, वेग तो तत्कालिक भी चाल होता है, स्पीड होती है। वेग में भी बताएंगे तुम लोगों को, औसत वेग लेंगे जो एवरेज वेलोसिटी होता है, तत्कालिक वेग भी होता है, एक समान वेग होता है, परिवर्ती वेग भी होता है।
तो इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देंगे, पहले हम दूरी और विस्थापन की बात करेंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो दूरी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दूरी का मतलब तो जान रहे हैं, विस्थापन जो होता है, दूरी होता है, दोनों अलग अलग है। दूरी का मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम कहेंगे दूरी, और विस्थापन की बात आएगी तो किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे कहा जाएगा विस्थापन। लंबाई जान रहे हैं, लंबाई कहने का मतलब जो तय किए गए पथ की लंबाई होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन जो होता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाता है वो विस्थापन। विस्थापन शून्य हो सकता है, उसमें दिशा हो सकती है, लेकिन दूरी में ऐसा नहीं होता। जैसा कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूरी और विस्थापन का ध्यान देंगे। दूरी एवं विस्थापन। तो दूरी एवं विस्थापन का मतलब ध्यान दो। ये मान लेते हैं कोई वस्तु बिंदु ए से चलकर आती है बी पर, और बी पर मान लेते हैं 4 मात्रक है, 4 मीटर ये दूरी है। फिर बी से फिर ये वस्तु आ जाती है सी पर, कितना चलकर, तो 3 मीटर, और ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति है। तो अभी हम बता रहे थे कि बस ये प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक और ये है अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, ये है स्थिति। तो देखो ये चलकर मतलब ए से बी पर फिर बी से सी पर आया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में पहुंचने के लिए 4 मीटर चला, फिर चलकर 3 मीटर चला तो पहुंच गया सी पर। तो इस लंबाई का मतलब दूरी होगी, ध्यान देंगे, तय किया गया जो रास्ता है उसकी लंबाई क्या होगी, तो दूरी होगी बराबर 4 + 3 बराबर 7 मीटर। देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर चला 4 मीटर, वाई अक्ष पर चला 3 मीटर। तो गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई है वो कहलाती है दूरी, और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है विस्थापन। ध्यान देंगे, विस्थापन है एसी, विस्थापन है एसी, और एसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है जो शीर्ष 2 भुजाओं पर बने वर्गों की योग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो एसी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और प्लस होगा ए बी सी का स्क्वायर। अब इसमें ए बी का स्क्वायर मतलब ये 4 का वर्ग, बी सी का मतलब 3 का वर्ग, अंडर रूट। तो ये अंडर रूट हुआ ये 16 + 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल्स 5 मीटर। तो विस्थापन तो कुछ भी हो सकता है, ये 5 है, कभी 7 भी आ जाएगा, कभी 0 भी हो जाएगा, लेकिन दूरी तय किए गए पथ की लंबाई होगी। यही दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। इसमें ये जो देख रहे हैं विस्थापन, ये विस्थापन वेक्टर होता है, सदिश होता है, और दूरी होती है अदिश। ये भी एक अंतर है, दूरी अब विस्थापन। ध्यान देंगे, चाल और वेग भी देख लो। चाल और वेग क्या है, तो चाल और वेग का मतलब ध्यान देंगे, चाल का मतलब विशेष ध्यान देना, स्पीड, चाल, ये स्पीड क्या है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय किए गए रास्ते की लंबाई को कहा जाता है चाल। तो चाल को किलोमीटर पर, मान लो किसी वस्तु की चाल है, मान लेते हैं चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में वस्तु 72 किलोमीटर दूरी अवश्य तय करेगी। तो या इसको चेंज करेंगे तो 72 गुणे यदि 5/18 करते हैं तो 18 × 4 = 72 या 20 मीटर इसको पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है। और वेग की बात करें तो ध्यान दो, ये वेग जो होता है, वेग वेलोसिटी,
वेग वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है समय के साथ साथ वो कहलाता है वेग। वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है वो कहलाएगा वेग। वेग कई तरह का होता है, जैसे असमान वेग भी होता है। असमान वेग का मतलब समान समय अंतरालों में जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वह वेग होता है असमान वेग। एक समान वेग भी होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो होता है उसका एक समान वेग। तत्कालिक वेग भी होता है, परिवर्ती वेग भी होता है, ये परिभाषा है। तत्कालिक वेग का मतलब यदि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 कर दे तो मतलब समय अंतराल 0 की ओर अग्रसर किया जाए तो उस सीमा में जो वेग होगा वस्तु का वो कहलाएगा तत्कालिक वेग। जैसे देखो वेग होगा विस्थापन बटे समय अंतराल होता है वेग, विस्थापन बटा समय, और ये चाल बराबर तो दूरी बटा ये समय होता है। चाल का मतलब दूरी बटा समय और वेग का मतलब विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यदि हम मानते हैं वेग v इक्वल टू विस्थापन यदि डेल्टा s माने और समय डेल्टा t माने, या ये ds और ये dt भी हो सकता है, मतलब विस्थापन की समय दर को कहा जाता है वेग। यदि डेल्टा t एक्सटेंड टू 0 करें तो तत्कालिक वेग होगा तत्कालिक वेग। तत्कालिक जो वेग होगा ध्यान देंगे, यदि डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 लिखते हैं, यदि डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 तब इस समय की सीमा में, तब ये हुआ v इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 और ये हुआ डेल्टा s अपान डेल्टा टी, ये बराबर हुआ ds अपान dt। तो ध्यान देंगे ये जो समय यदि 0 की ओर अग्रसर करा दिया जाए तो उस समय में जो वेग परिवर्तन होता है समय के साथ साथ वेग परिवर्तन नहीं, समय के साथ साथ जो विस्थापन होता है, विस्थापन समय के साथ साथ विस्थापन, और उस सीमा के अंतर्गत जो विस्थापन होता है और उसकी समय दर को कहा जाता है तत्कालिक वेग। ध्यान देंगे। अब अगले दिन हम बताएंगे तुम लोगों को त्वरण। ये लेसन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना।